Hello everyone, welcome to Target for IQ. So as you know that यूपी जुडिशियल एग्ज़ाम्स एंड उत्तराखंड जुडिशरी एग्ज़ाम्स दोनों ही लाइंड अप हैं और फरवरी में हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। पीटी का जो पेपर है, इन दैट पेपर देयर इज़ अ पार्ट और यू कैन से द सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ 100 MCQs की सीरीज़ है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ PYQs में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हम उन्हें फटाफट लगाएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि अब जो लास्ट टाइम बचा है, जितने भी दिन बचे हैं, इसमें आपको पढ़ना तो है ही, बट पढ़ने के साथ साथ जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस वजह से इंटरनेशनल लॉ का हम ये टेस्ट पेपर आपके सामने लाए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 100 क्वेश्चंस इसमें टोटल हैं। हम पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अभी लगाएंगे। और आप ऐसा कर सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले या जब आप इंटरनेशनल लॉ अपनी तरफ से पढ़ लें तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। और मैं फिर से बता दूं कि ये इंटरनेशनल लॉ का जो पार्ट है ये आपके यूपी जुडिशरी और उत्तराखंड जुडिशरी दोनों में ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको भी दिखेंगे, ये के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर में आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो इसका राइट आंसर है ग्रोशियस। मैं बताती भी चलूँगी साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कहीं पे ऐसे जो याद होने में दिक्कत होती है तो वहाँ पे भी कुछ सिंपलर पॉइंट्स कि आपको याद भी रहे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ इज ग्रोशियस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेशनल लॉ क्या है, अ बॉडी ऑफ रूल्स लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स, नेचुरल लॉ रेगुलेटिंग स्टेट्स बिहेवियर, लॉ ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ स्टेट्स टू अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, या फिर अ कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। सो इंटरनेशनल लॉ इज व्हाट, इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स जो कि स्टेट्स पर लीगली बाइंडिंग होती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स, अब यहाँ पे स्कॉलर्स के बारे में पूछ रहा है, कंसिडर्स इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ। आपको ध्यान रखना है किस स्कॉलर ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, ट्रू लॉ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ग्रोशियस। इससे हमें क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ तो क्या है, देखिए किस हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, तो उसका आंसर भी ग्रोशियस होगा। और अगर ये बात करता है कि ट्रू लॉ किसने बोला है तो उसका आंसर भी ग्रोशियस। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगेन एक बार सुनिएगा। ग्रोशियस क्या बोलते हैं, फादर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। और दूसरा ट्रू लॉ की बात भी ग्रोशियस करते हैं। ठीक, देखिए आप अगर ये MCQ सीरीज़ देखते चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना, और साथ साथ मैं कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी ऐड कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग्स द फॉलोइंग डाउटेड द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इनमें से किसने डाउट किया था, यानी संदेह किया था किस चीज़ पे, लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे। तो इसका आंसर है होलैंड। ठीक है, तो जो होलैंड थे इन्होंने क्या किया, डाउट किया था, किस पे इनका डाउट था, और ऑन द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एक्सप्रेशन इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड होगा, हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो ये जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ, ये किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक, इसका आंसर देखते हैं, इसके ऑप्शंस पहले देखेंगे। ओपेनहाइम, फर्स्ट ऑप्शन इज ओपेनहाइम, एंड सेकंड इज ओपेनहाइम हो गया, देन होलैंड और बेंथम एंड हॉल। तो जो क्वेश्चन था आपका फिर से देखना है, एक्सप्रेशन इंटरनेशनल लॉ एज ये किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका होलैंड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे होलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था द टर्म इंटरनेशनल लॉ। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, ग्रोशियस। ग्रोशियस ने क्या बोला था, ट्रू लॉ। ठीक, और किसने ये टर्म इंटरनेशनल लॉ इंट्रोड्यूस किया था, होलैंड। ठीक है ना, तो आपका रिवीजन भी हो गया। अब हम फिर से आगे देखते हैं, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, कस्टम, ट्रिटी या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। यानी यहाँ से एक चीज़ हमें क्या पता चली कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कस्टम होता है, ट्रिटी होता है, और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो होते हैं वो होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ रिलेटिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब इसमें पूछ रहा है कि जितने ऑप्शंस दिए हैं इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, ट्रिटीज, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो इसका आंसर आप जान लीजिए, ट्रिटीज इसका राइट आंसर होगा। ये इन सब में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। देखिए मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे स्पेशली इंटरनेशनल लॉ आपकी उत्तराखंड जुडिशियल एग्ज़ाम्स और यूपी जुडिशरी में भी, जिसके जो हमारे पास मटेरियल है और सोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड है ना। और या तो इससे आप जो कि ऑथराइज्ड बुक्स हैं एसके कपूर की, उनसे पढ़िए, या फिर कहीं मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं उनसे पढ़िए। और उसमें से क्या होता है कि क्या क्वेश्चन वो पुटअप करेंगे क्या नहीं पुटअप करेंगे, ये भी थोड़ा सा सस्पिशन इस पर रहता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स से हमारे पास तो बेयर एक्ट है और सारी चीज़ें। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं यूएन चार्टर की, उससे क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको सॉल्व कर लिए। इंटरनेशनल लॉ इसी तरह से आपका कवर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट्स दिखाए गए हैं इन इंटरनेशनल अफेयर्स, जो भी रिसेंट 1 साल में 1.5 साल में है, वो आप देख सकते हैं। इससे आपका इंटरनेशनल लॉ का पोर्शन कंप्लीट होगा, राइट। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपका एमसीक्यू सॉल्व करना है। बुक रीडिंग आप कितना भी कर लो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगी नहीं इस समय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूसेज रिप्रेजेंट्स द ट्वाइलाइट स्टेज ऑफ कस्टम, कस्टम देयरफॉर बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। यूसेज देयरफॉर बिगिंस वेयर कस्टम देयरफॉर बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स, ये बात किसने बोली थी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टार्क ने कहा था कि कस्टम वहाँ पे शुरू होता है जहाँ पे यूसेज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्स एक्वा एट बोनो, एक्स एक्वा एट बोनो ये एक लीगल मैक्सिम है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए इसका राइट आंसर है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन एक्स एक्वा एट बोनो का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए लैटिन में ये लीगल मैक्सिम है, तो हम इसका इंग्लिश में या हिंदी में आसान सा मतलब समझेंगे तभी ये हमें याद रहेगी। क्वेश्चन यहाँ पे जो है उसके हिसाब से ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, वो तो पता चल गया। इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई भी केस है तो उसके मेरिट्स पे हम जाते हैं और मेरिट्स में ये देखते हैं जो इक्विटेबल और गुड हो, ठीक। मैं फिर से बोलती हूँ, इसका लिटरल मतलब होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ इक्विटेबल, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ इक्विटेबल एंड गुड, ठीक। तो ये चीज़ कब चेक की जाती है? जब हम केस किसी भी केस का मेरिट देखते हैं, देन वी सी कि अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग क्या इक्विटेबल है और क्या सही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि केस जो भी है ना वो मैक्सिमम टाइम इक्विटी पे सॉल्व किया जाता है रादर देन गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। तो इस वजह से ही इसको कहा जाता है एक लाइन में अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ इक्विटेबल एंड गुड, ये इसका मतलब है। मैंने ये यहाँ पे इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा ये याद रहे। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट कोजेंस मीन्स, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके उत्तराखंड एग्जाम और यूपी जुडिशरी दोनों में देखने को मिला है। जस्ट कोजेंस का मतलब क्या होता है? तो ये मैं आपको बस डायरेक्ट इसका मीनिंग ही बताऊंगी और इसे आपको याद रखना ही रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जस्ट कोजेंस मीन्स प्री एम्प्ट्री, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्री एम्प्ट्री नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच कैन नॉट बी नॉर्मली डेरोगेटेड बाई स्टेट। देखो थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, लेकिन इसका आसान सा मतलब होता है कुछ ऐसे नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत या कुछ ऐसी भी रूलिंग्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जिनको हम सेट असाइड नहीं कर सकते, यानी उनको किनारे नहीं कर सकते, उन्हें हमें ध्यान रखना ही रखना है। उस चीज़ को बोलते हैं जस्ट कोजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए, कस्टमरी रूल्स ओनली, ऐसा भी नहीं है, जनरल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ ये जो ऑप्शन है प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच कैन नॉट नॉर्मली बी डेरोगेटेड, है ना, सेट असाइड वाली चीज़ आ गई कि जिससे हम सेट असाइड नहीं कर सकते ऐसे नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ कैन इंडीड बी डिस्क्राइब्ड एज लॉ ओनली बाई कर्टसी, ठीक। देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, अभी तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन आप एक चीज़ एडिशनल अपने साथ ज़रूर करिए, वो ये है कि आप थोड़ा नोट्स बनाते चलिए। नोट्स में आप जैसे आपने ये लिख लिया ट्रू लॉ, ठीक है, ट्रू लॉ किसने बोला, तो आप लिख लो ग्रोशस, ठीक। कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स, बस एक लाइन लिख लीजिए, इसको किसने लिखा, किसने बोला, तो स्टार्क ने। इस टाइप से आप जैसे ये स्टेटमेंट्स है ना, अभी तो पढ़ने में ध्यान आ रहा है लेकिन बाद में ये भूल जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें आपको याद करना पड़ेगा, राइट।
तो ये होलैंड ने कहा था, हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ कैन इंडीड बी डिस्क्राइब्ड एज लॉ ओनली बाय कर्टसी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने कर्टसी टर्म लिख लिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है इसमें, और ये किसने बोला था, होलैंड ने। इस तरह से आपको याद रहेगा, क्योंकि अभी आप पूरा टेक्स्ट पढ़ने जाएंगे इंटरनेशनल लॉ और ये सब, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, उतना कोई मतलब भी फिर उसका नहीं है इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो डेवलप्स थ्रू स्टेट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो इस इंटरनेशनल लॉ जो स्टेट प्रैक्टिसेस के थ्रू डेवलप होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पे अब इन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या, इन यूनिफॉर्मिटी, रीजनेबल टाइम या फिर कंसिस्टेंसी। देखिए इंटरनेशनल लॉ में दो चीज़ें तो बेहद ही ज़रूरी हैं। पहला तो वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और दूसरा कि वो कंसिस्टेंट हो, यानी लगातार कोई चीज़ चलती चली आ रही है, देन ओनली वील फॉलो दैट, है ना। तो इस वजह से आपका देखिए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स, आपका ऑप्शन ऊपर होगा ये 14 में, कोड्स के फॉर्म में दिया है 3 ओनली 1 3 1 ओनली 1 3 एंड 1 2 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ आपका यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो आपका क्या हो गया 1 एंड 3। देखिए ऑप्शन से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय ध्यान रखना। इसी वजह से मैं एक एक क्वेश्चन में साथ में एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको इसमें बहुत मटेरियल भी कम मिलेगा और कुछ ज़्यादा जो भी है वो बहुत बल्क में है, तो इस वजह से क्वेश्चन ही डिस्कस अच्छे से करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द इटालियन जूरिस्ट एंजिलोटी पॉजिटिविस्ट, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ फाउंडेड ऑन द सुप्रीम प्रिंसिपल्स ऑफ। तो इसका प्रिंसिपल क्या था, पैक्टा सेंट सर्वेंडा। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाइन तो हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, और ये ध्यान रखिए किसने दिया है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था, तो एंजिलोटी ने दिया था, ठीक है ना, और ही वॉज अ पॉजिटिविस्ट। और इसका मतलब क्या है, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज फाउंडेड ऑन द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा सेंट सर्वेंडा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स इज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूके आप देख सकते हैं, उत्तराखंड पीसीएसजे और यूपी जुडिशरी दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है टोबार डॉक्ट्रिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अराउंड 5 to 6 टाइम्स ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में। तो कौन सी डॉक्ट्रिन है जो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट से रिलेट करती है, दैट इज टोबार डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अ स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन, यहाँ पे एन होगा, बाय रिकॉग्निशन ओनली। तो ये चीज़ किसने बोली थी, इस क्लेम्ड बाय, यहाँ पे थियोरीज दी हुई हैं कि ये कौन सी थियोरी ये चीज़ बोलती है। तो कंस्टिट्यूटिव थ्योरी हमें बताती है दैट a state is and becomes an international person by recognition only। तो कंस्टिट्यूटिव थ्योरी रिकॉग्निशन की बात करती है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, कैसे ध्यान रखेंगे कि कंस्टिट्यूटिव थ्योरी है जो कि किसकी बात करती है, रिकॉग्निशन की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन। फिर से देखिए डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन है, और डॉक्ट्रिन के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज मोनरो डॉक्ट्रिन, देन कैल्वो डॉक्ट्रिन, फिर एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन एंड ड्रैगो डॉक्ट्रिन, राइट। तो 18 का आपका राइट आंसर देखिए, स्टेट रिकॉग्निशन पे बेस्ड डॉक्ट्रिन है, दैट इज एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन, ठीक। तो एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन दैट इज द राइट आंसर। एक डॉक्ट्रिन अभी ऊपर भी आई, दैट इज क्या थी, फिर से देखेंगे, टोबार डॉक्ट्रिन। टोबार डॉक्ट्रिन किस चीज़ से रिलेट करती थी, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, और यहाँ पे क्या बोलता है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन। तो इसका क्या आंसर है, दैट इज एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, द एडमिशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशंस कैन बी टर्म्ड एज, राइट। ये चीज़ क्या है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रिकॉग्निशन। हम फिर से देखते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशंस, इसको बोलते हैं द कलेक्टिव रिकॉग्निशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज। डिफरेंस पूछ रहा है डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो रिकॉग्निशन। डी ज्यूरे मतलब होता है बाय द लॉ, जो चीज़ लॉ के द्वारा हो रही है, और डी फैक्टो मतलब बाय द फैक्चुअल थिंग्स, बाय फैक्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस है लीगल वाइल द लैटर इज फैक्चुअल। देखिए वही इन दोनों का जो मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। प्रोविजनल एंड द लेटर इज
डेफिनेट, ऐसा बिल्कुल नहीं. इनफॉर्मल वाइल द लेटर इज फॉर्मल, एक्सप्लिसिट वाइल द लेटर इज इम्प्लिसिट. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इसका राइट आंसर ये होगा कि लीगल, यानी डी फैक्टो, डी ज्यूरे इज लीगल, डी फैक्टो मतलब फैक्चुअल, राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज सब्सिडरी मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ठीक. लॉ मेकिंग ट्रिटीज एंड ट्रिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड कस्टम्स, justice works and judicial arbitral decisions. And next is general principles of law recognized by civilized nations. तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है, एक सेकेंड, यस, राइट आंसर इज जस्टिस वर्क्स एंड जुडिशियल एंड आर्बिट्रल डिसीजंस. ठीक है. फिर से क्वेश्चन देखें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज सब्सिडियरी मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो कौन सा है सब्सिडियरी मीन्स जो डिटरमाइन करता है रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? जस्टिस वर्क्स एंड जुडिशियल एंड आर्बिट्रल डिसीजन. अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 22. रूल ऑफ सक्सेशन, स्टेट सक्सेशन वॉज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम, ये फॉर्म नहीं होगा, फ्रॉम द रोमन लॉ बाय. तो रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन को रोमन लॉ से सबसे पहले कौन लेके आया था? तो इसका देखते हैं. ऑप्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट इज बेंथम, उसके बाद केल्सन, ओपेनहाइम एंड देन ग्रोशियस. तो इसका भी राइट आंसर है आपका ग्रोशियस. ठीक. ग्रोशियस से रिलेटेड 3 फैक्ट्स हमारे पास हो गए, राइट. पहला क्या है, देखिए आप वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको ध्यान आ जाएगा तुरंत. फर्स्ट इज जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ का फादर इनको बोला जाता है ना, ग्रोशियस को, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रू लॉ. एंड अब ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है, देखिए फिर से देखेंगे. थर्ड क्वेश्चन ये आया है, हु इनकॉर्पोरेटेड द स्टेट सक्सेशन. तो स्टेट सक्सेशन के बारे में भी कौन है? ग्रोशियस है. ठीक है. इस तरह से हम याद करेंगे चीज़ों को बार बार रिलेट करते हुए. क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे. हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड दैट यूसेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स. तो ये तो मैं आपको भी पहले ही बता चुकी. ये किसने बोला था? स्टार्क ने. अब ये चीज़ देखिए कैसे तुरंत क्लिक की, क्योंकि मैंने ये लाइन याद कर ली थी, दैट कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स. तो बस ठीक है, ये स्टार्क ने बोला. इसी तरह से कुछ रिलेट करके आपको याद करना होगा. बस कुछ कुछ तरीके हम बता रहे हैं, बाकी आप अपने तरीके से याद करिए. फिर क्वेश्चन नंबर 24. पैक्टस एंड सर्वेंडा मीन्स. यहाँ पे अब आपसे मीनिंग पूछ रहा है ऑफ पैक्टस एंड सर्वेंडा. ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ. ठीक. ट्रीटीज आर रिवोकेबल, ट्रीटीज आर इरिवोकेबल, ट्रीटीज आर नॉट बाइंडिंग. तो इसका जो एकदम डायरेक्ट मतलब है दैट इज ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. पैक्टस एंड सर्वेंडा का मतलब ट्रीटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ. इस तरह से आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25. सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट इन अ मीन्स, सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट अ मीन्स चेंज ऑफ. इसका क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और रिवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, प्राइम मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव. तो सक्सेशन इन गवर्नमेंट का मतलब होता है कौन चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है यहाँ पे आपके इंटरनेशनल सोवरेनिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और रिवोल्यूशनरी प्रोसेस. उसका मतलब होता है सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 26. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच. अब यहाँ पे मैचिंग के बारे में है, अब इसको भी बहुत ध्यान से देखना है. देखिए फर्स्ट इज अपार्थाइड, ट्रीटिंग ऑल द पीपल एज इक्वल. आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ ICJ. ये देखिए आपका आ गया ना क्वेश्चन UN चार्टर से. तो UN बेयर एक्ट तो आपको लेनी है और वो अच्छे से आप पूरा पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर. आगे भी और भी सारे क्वेश्चन हैं. देखिए आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ ICJ क्या बोलता है? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सी द नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग ऑफ ICJ 20. और लास्ट है द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पेरिस. तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है. ठीक है. तो इसमें सिर्फ एक है जो करेक्टली मैच है, दैट इज आर्टिकल 38. आपका आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ ICJ ये क्या बोलता है? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में. बाकी जितने भी हैं दे आर नॉट करेक्टली मैच. देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, आर्टिकल 38 तो है, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है. बाकी जो अदर ऑप्शन है दे आर नॉट करेक्ट. तो जैसे अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड होता है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये इसको बोलते हैं अपार्थाइड, जहाँ पे रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दैट इज अपार्थाइड. और नंबर ऑफ जजेस कंस्टिट्यूटिंग ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 20 नहीं बल्कि 15 जजेस होते हैं. ठीक है, जिनको 9 साल के टर्म के लिए
रखा जाता है। उसके अलावा द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पेरिस, तो ये भी गलत है क्योंकि हम सबको पता है कि वो कहाँ पे है, इन द हेग, जो कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में। ठीक, तो 38 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, वेट अ सेकेंड, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 26, येस, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थियोरी ऑफ स्टेट सक्सेशन। अगेन देखिए थियोरी पे क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐसे है जो थियोरी नहीं है। ठीक, तो मैं अभी डायरेक्ट यहाँ बोल देती हूँ, कंस्टिट्यूटिव थ्योरी स्टेट सक्सेशन से डील नहीं करती, बाकी यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी और ये कंटिन्यूटी थ्योरी और ये नेगेटिव थ्योरी, ये तीनों आपके डील करेंगी स्टेट सक्सेशन से। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंटिन्यूटी थ्योरी है, ठीक, कंस्टिट्यूटिव थ्योरी नहीं है। कंस्टिट्यूटिव थ्योरी अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, ये स्टेट रिकॉग्निशन से डील करती है, स्टेट सक्सेशन से नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। बाकी ये तीनों क्या है, ये स्टेट सक्सेशन से डील करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से था कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स, किसने बोला था, स्टार्क ने, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस, तो ये भी देखिए किसने बोला था, आपके स्टार्क ने। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके एकदम फ्री हैंड तैयार हो गए, एक कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स और दूसरा असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके किसने दिए थे, STARK, स्टार्क। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, विच कैटेगरी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है वो हम अवॉइड करेंगे यहाँ, which category of the aspects of the state succession has not yet been regulated by an international convention, right? So treaty rights and obligations, state debts, claims to unliquidated damages and state archives. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज क्लेम्स टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which category of the aspects of state succession has not yet regulated by an international organization convention? I think this is the repetition. Question number 30, तो इसका भी फिर करेक्ट आंसर दैट इज द सेम क्वेश्चन, क्लेम्स टू बी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं उनको रेगुलेट करने का जो भी प्रोसेस है वो भी स्टेट सक्सेशन में डील नहीं किया जाता है। क्वेश्चन क्या था, विच कैटेगरी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट सक्सेशन हैज़ नॉट येट रेगुलेटेड बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक, तो कौन सा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द यूएन चार्टर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द यूएन चार्टर। ये तो सबसे पहला ही आर्टिकल है आपका, दैट इज आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 क्या बात करता है, पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको यूएन चार्टर में यूएन बेयर एक्ट देखनी है, वहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वन ऑफ द पर्पसेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन चार्टर इज टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल और कल्चरल कैरेक्टर। आप देखेंगे ये डायरेक्ट आपको लाइन मिल जाएगी उसमें, यही इसका राइट आंसर भी है। दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड, टू प्रमोट यूनिवर्सल सेक्युलरिज्म, टू स्टैब्लिश वर्ल्ड गवर्नमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मतलब थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखिए मैं बार बार थोड़ा इम्फेसाइज करके इसको रिपीट भी कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये याद भी हो, है ना। सिर्फ हमें ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन 32 का A है, 29 का C है, ऐसे याद करना है, ऐसे नहीं करना। तो आपने ये देखना है पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्या है। इसका पर्पस है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल और कल्चरल कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, द टर्म यूनाइटेड नेशंस वॉज सजेस्टेड बाई। ये टर्म सजेस्ट किसने किया था, तो ये रूजवेल्ट जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही फैक्चुअल है तो याद करना पड़ेगा इसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन टर्म्ड एज अ चाइल्ड और वॉर, नहीं चाइल्ड ऑफ वॉर, राइट। सो इसका आंसर क्या है, लीग ऑफ नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो बॉडी थी दैट वाज लीग ऑफ नेशंस, तो लीग ऑफ नेशंस को ही बोलते थे, इट वाज नोन एज द चाइल्ड ऑफ वॉर। ठीक है, बाद में ये सक्सेसफुल नहीं रही तो इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम बना दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इसको मतलब काफ़ी वाइड किया गया, इसका एक्ट वगैरह हर चीज़ पास की गई। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएनओ का ओल्ड नेम क्या था, तो ये इसका भी राइट आंसर होगा लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ऑन विच डेट इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है आपसे।
किस डेट को इंडिया बना था यूनाइटेड यूएन का मेंबर, राइट? इसका आंसर देख लीजिए, आपको याद रखना है 30 अक्टूबर 1945, ठीक, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया क्या बना था, मेंबर ऑफ द यूएन, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिन यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका डी, दैट इज 36 सॉरी आई मीन ये 24 अक्टूबर 19, दैट इज़ नॉट अ डेट, 24 अक्टूबर। देखिए ध्यान के रखना है कि यूएन डे आपका 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट भी उसी दिन हुआ था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, और इसी वजह से 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो 10 दिसंबर की डेट है, इस दिन आपको क्या मनाया जाता है, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स डे, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि 24 अक्टूबर को यूएन मतलब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, यूनाइटेड नेशंस बना था, इसीलिए यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। और बस उसके मतलब 5 दिन बाद और 30 अक्टूबर को आपका इंडिया भी यूएनओ का मेंबर बन गया था। इस तरह से हमें याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें से बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, ठीक। तो देख लेते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एटलांटिक चार्टर 1941, मॉस्को डिक्लेरेशन 1943, डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस 1944 एंड केलॉग ब्रांड पैक्ट 1938। तो देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल है, बस इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है दैट इज़ केलॉग ब्रांड पैक्ट, ये 1938 को नहीं था। बाकी सारी ऑप्शंस आपके सही। इन्होंने क्या किया है कि बस 10 साल आगे बढ़ा दिया, ये 1928 को साइन हुआ था। इसको हम पैक्ट ऑफ पेरिस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कुल मिला के इतना डिटेल में नहीं जानना, बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि केलॉग ब्रांड जो पैक्ट है वो 1938 में नहीं हुआ था, तो कब हुआ था, 1928 को, और पैक्ट ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। बाकी आपका ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है, ध्यान इसको रखना है। देखिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये तीनों जो है ये यूएन के ऑर्गन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, ठीक। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, यूएन चार्टर में, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट देखिए 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। देखिए अगेन वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हमें पता है इसका राइट आंसर इज ह्यूमन राइट्स कमीशन। कुछ क्वेश्चन वो टाइपिंग करते टाइम रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, बट लेट्स सी द ऑप्शंस अगेन। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस इन्होंने चेंज किया है, क्वेश्चन तो सेम है क्योंकि ऑर्गन्स तो डिफाइंड है ना, उसके बाद वो कुछ भी दे देंगे और आपसे पूछेंगे ऑर्गन्स है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। आपका जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे वो चेंज किया है इन्होंने, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो आपका राइट आंसर भी यही होगा कि आईएलओ जो है वो नहीं है यूएन का ऑर्गन। ये आपको ध्यान रखना, ये पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आईएलओ भी उसका ऑर्गन होगा, बट एक्चुअली ये नहीं। इसको हम एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस बोल सकते हैं, बट नॉट द ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कितने हैं, तो 6 ऑर्गन्स हैं। 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो देखिए ये बहुत ही आसान है और इसको हम अभी देख लेते हैं कि छः ऑर्गन्स कौन से हैं। तो इसमें से देखिए जैसे जनरल असेंबली हो गया, फर्स्ट वन इज़ जनरल असेंबली, सेकेंड इज़ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये, आपको पता भी होना चाहिए। थर्ड इज़ आपका इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ दैट इज़ आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है। फिफ्थ आप ले लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट वन इज़ द यूएन सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। नंबर तो हमें पता ही है कि 6 ऑर्गन्स हैं, बट कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना आप, इस पर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा ऑर्गन नहीं है। अब इसमें देखिए आईएलओ कहीं पे भी नहीं आएगा आपका, और ना ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़ वर्ल्ड पीस। इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय, ये किसने बोला था, दैट पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़ वर्ल्ड पीस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये केल्सन ने कहा था दैट द पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़ वर्ल्ड पीस। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑफ द यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्जन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ मेंबर स्टेट। तो एक्सपल्जन की बात कौन सा आपका आर्टिकल करता है, ये ध्यान रखेंगे, दैट इज़ आर्टिकल 6, ठीक। आप यूएन चार्टर ओपन करके उसके साथ इसको पढ़ते जाएंगे कि एक्सपल्जन ऑफ अ मेंबर स्टेट, इसकी बात कौन कर रहा है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43,
The United Nations enjoy immunities and privileges in the territories of its मेंबर स्टेट्स अंडर, फिर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द आर्टिकल, इसका आंसर है आर्टिकल 105 ऑफ द यूएन चार्टर। देखिए कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी डाउट होता है कि क्या सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एक मतलब रफ आइडिया तो ज़रूर होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 105 के बारे में है, तो आपको ये 105 तो पढ़ना ही पढ़ना है कि आर्टिकल 105 एटलीस्ट ये पता होना चाहिए किस चीज़ के बारे में बात करता है ना। तो किसकी बात करता है, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस, ठीक, किसकी, ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। द 5-year टर्म ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द, इनका टर्म जो 5 साल का है वो किसने फिक्स किया है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंड एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इन्होंने 5 साल का टर्म ये इनका फिक्स करके रखा है, किसका फिक्स किया है, ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। साथ में हम ये भी जान लें कि इस समय कौन है आपका द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो वो हैं एंटोनियो गुतरेस। ये आपके किस कंट्री से हैं, फ्रॉम पोर्टुगल। तो आपको ये 2 एडिशनल फैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। इस समय के जो सेक्रेटरी जनरल हैं दैट इज़ मिस्टर एंटोनियो गुतरेस और ये पोर्टुगल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द रियल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल लाइज विद, जो पावर है वो कहाँ, मतलब किसके पास है अपॉइंट करने का। तो इसका देखिए आपको ध्यान रखना है कि 2 अथॉरिटीज़ हैं दैट इज़ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलके साथ में यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, अगेन आपके मैचिंग के बारे में बात कर रहा है। देखिए ये सब लोग कौन है ना, ये यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल्स थे वो रहे हैं, दैट इज त्रिग्वेली और ये कुरी वाल्दीन, यूथांट एंड कोफी अन्नान। तो बस इनकी कंट्रीज़ क्या थी, इसीलिए मैंने अभी आपको एंटोनियो गुतरेस की कंट्री भी बताई, दैट इज़ ये कहाँ के हैं, पोर्टुगल के हैं। तो अब इनकी कंट्रीज़ हम देखते हैं, दैट इज़ त्रिग्वेली नॉर्वे और कुरवे वाल्दीन दैट इज़ स्वीडन, और नेक्स्ट इज़ आपका यूथांट म्यांमार और कोफी अन्नान घाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो मैं आपको बताऊंगी, इसके साथ साथ बाकी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे मैंने बताया ये सब सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ यूएन है, ठीक। तो त्रिग्वेली जो थे ये दूसरे नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे, इनकी जो कंट्री थी दैट वाज नॉर्वे, ये करेक्ट है। कुरे वाल्दीन जो थे इनकी कंट्री स्वीडन लिखी है, जो कि रॉन्ग आंसर है। इनका जो एक्चुअल कंट्री ऑफ ओरिजिन था दैट वाज ऑस्ट्रिया, तो ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ठीक। उसके बाद यूथैंट, मतलब उस समय तो बर्मा बोलते थे, इस समय म्यांमार, तो ये भी राइट आंसर है। एंड कोफी अन्नान वाज फ्रॉम घाना, ठीक है। तो ये सारा सही है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये सारे लोग कौन कौन सी कंट्रीज़ के थे। और ये भी पता है कि जो कुरी वाल्दीन थे ही वॉज नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रिया बट नॉट फ्रॉम स्वीडन बट फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके, आप एक चीज़, ये क्वेश्चन देख के आप ये भी कर सकते हैं कि जितने भी यूएन सेक्रेटरी जनरल्स थे उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और बस ये कंट्री लिख लीजिए कि कौन कौन से कंट्री से थे। इसके साथ साथ जो फर्स्ट यूएन जनरल थे उनके बारे में भी पता होना चाहिए, बस अगर नाम पता रहेगा तो दैट वुड बी सफिशिएंट। तो इनका नाम जो था मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट वाज ग्लैडविन जेब। सो इनका नेम था ग्लैडविन जेब और ये कहाँ से थे, ही वॉज फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सो फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल ग्लैडविन जेब थे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। लिटिल असेंबली इज़ द बॉडी क्रिएटेड बाय, लिटिल असेंबली जो बॉडी है वो किसने क्रिएट की थी, सो जनरल असेंबली। बस ये बहुत मतलब एक वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज द डिसीजंस ऑफ द जनरल असेंबली ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स आर मेड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, देन 2/3 majority of the members present and a majority of all the members and a 2/3 majority of its members. So इसका जो right answer है that is present and voting. 2/3 तो हमें देखना ही है, ठीक है, 2/3 majority तो होनी चाहिए but they should be present and voting. तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 क्वेश्चन सब आपके होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49। The powers of the General Assembly of the United Nations in the field of international peace and security
are in principle coordinate with those of Security Council, secondary to the to Security Council, to act on the recommendation of the Security Council, and third is none of the above is correct. ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेकेंडरी टू दोज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स. ठीक है, जनरल असेंबली का जो एक पावर है वो सेकेंडरी है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल का जो पावर है वो पहले नंबर पे आएगा. इस तरह से याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 50, द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज अप्रूव्ड बाय. इनका बजट कौन अप्रूव करता है? तो जनरल असेंबली. ठीक है ना. नेक्स्ट इज 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे. रिजोल्यूशंस ऑफ द जनरल असेंबली एंड द यूनाइटेड नेशंस आर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. Resolutions of the General Assembly are not more than recommendations and they cannot be called source of international law. ये करेक्ट लग रहा है. थर्ड देखते हैं. Resolutions of the Security Council are a source of international law and none of the above. इसका राइट आंसर होगा आपका बी. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. रिजोल्यूशंस ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ लॉ, रिजोल्यूशंस ऑफ द जनरल असेंबली आर नॉट मोर देन रिकमेंडेशंस. आई थिंक इट इज़ द रिपीटेशन. इसका राइट आंसर आपका बी ही होगा. क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे. द एडमिशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशंस कैन बी टर्म्ड एज. सो ये क्वेश्चन भी अभी हम पीछे देख चुके हैं. इनको कलेक्टिव रिकॉग्निशन बोलते हैं. देखिए, आपको रिपीटिशन जो दिख रहा है ना, उसका कारण ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एक भी क्वेश्चन आप इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी भी इन दोनों स्टेट्स में स्पेसिफिकली यूके एंड यूपी के प्रीवियस ईयर में पूछा ना गया. इसलिए इसमें से एक एक क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चंस रखे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, इसीलिए थोड़ा सा रिपीटिशन भी दिख रहा है. ठीक है. 54 देखते हैं. द एडमिशन ऑफ एनी पीस लविंग स्टेट टू मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विल बी इफेक्टेड बाय. ठीक, ये किस चीज़ से इफेक्ट होगी? पहले ऑप्शंस देखते हैं. द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, डिसीजंस ऑफ द जनरल असेंबली एंड डिसीजंस ऑफ जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. तो यही इसका राइट आंसर है. ऑन द जनरल असेंबली का डिसीजन बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. Member of the United Nations may be suspended from the exercise of its rights and privileges of membership by the. ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है, पहले तो ये बताना है कौन सा करेक्ट है. स्टेटमेंट है अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी मेंबर की. ही मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम, ये फ्रॉम होगा, द एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स बाय द. इनको कौन सस्पेंड कर सकता है? इसका राइट आंसर है जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल. ठीक. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 56, द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन पासिंग यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन ऑन. ये भी फैक्चुअल है, डेट है आपकी, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी. दैट इज़ 3 नवंबर 1950. इस डेट को ये द जनरल असेंबली ने पास किया था, द यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन. ठीक है, तो ऐसे याद रखना है. यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन कब पास हुआ था? 3 नवंबर 1950 को. राइट. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, which one of the following articles of the United Nations Charter authorizes the General Assembly to establish subsidiary organs for its performance. ठीक, subsidiary organs के बाद कौन सा आर्टिकल आपका कर रहा है? आर्टिकल नंबर 22. ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चंस हैं. यूएन चार्टर देखना ही है, मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 58, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड इन विच आर्टिकल. अगेन एकदम डायरेक्ट से क्वेश्चन है. ये आपका आर्टिकल 23. ठीक है, तो 22 और 23 ये दोनों ही आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं. राइट. नेक्स्ट इज 59, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ. तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी क्या टर्म है, मतलब कितने दिन तक वो रहेंगे? तो ये सिर्फ 2 ईयर्स तक है. ठीक है. देखिए, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन, इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं. तो हम सबको ये चीज़ पता है कि यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन है, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ. डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ गया आपको बता के कि 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका टाइम पीरियड तो 2 साल होता है. ठीक है, बट जो परमानेंट मेंबर्स हैं पहले तो जानिए वो कौन कौन है. तो जैसे चाइना है, फ्रांस, थर्ड इज़ रशिया, आपका 4th आप यूके
एंड फिफ्थ इज यूनाइटेड USA। ठीक, तो ये 5 लोग जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये तो परमानेंट मेंबर्स रहते ही रहते हैं, और ये 2 साल के लिए आपके रहेंगे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच आर्टिकल ऑफ द UN चार्टर रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस टू इट्स मेंबर्स। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द आर्टिकल, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 51। आप अपने बैरक में मार्क भी करते चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आर्टिकल 105, 22, 23, 51, आर्टिकल 1, राइट, जिन जिन पे क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, under which article of the UN Charter the Security Council has the power to use force against a state। कौन सा आर्टिकल बताता है कि सिक्योरिटी काउंसिल यूज़ कर सकती है फोर्स अगेंस्ट अ स्टेट। ठीक है ना, 61 क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है दैट इज आर्टिकल 42। ठीक है, तो बेयर एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना, UK, USA, जापान। तो अभी हमने देखा 5 आपको मैंने परमानेंट मेंबर्स बताया जिसमें से जापान नहीं था, बाकी ये सारे थे। इन दोनों के अलावा कौन है, रशिया एंड फ्रांस। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर्स आर मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 8 मेंबर्स, एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स, या फिर 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग कॉन्करेंट वोट ऑफ परमानेंट मेंबर्स, या फिर अफर्मेटिव वोट ऑफ 10 मेंबर्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। तो प्रोसीजरल मैटर पे 9 लोगों का जो अफर्मेशन, यानी येस, अफर्मेशन मतलब होता है उस चीज़ को वो कंफर्म कर रहे हैं, उस चीज़ को मान रहे हैं, नॉट इन नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64, द वोटिंग प्रोसीजर इन द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एडमिशन, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये और अफर्मेटिव वोटर्स ऑफ 9 मेंबर्स। देखिए वोटिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर एडमिशन के लिए। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस चीज़ की वोटिंग आप देख रहे हैं। An affirmative vote of 9 members including the concurring vote of permanent members and concurring votes of all members of the security council। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, affirmative vote of 9 members इंक्लूड करता है इसमें concurring votes of permanent members। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, the action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by which of the following। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। all the members of the United Nations or some of them as the Security Council may determine। next is all the members of the Security Council, the General Assembly by its majority vote, all of the above। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज all the members of the यूनाइटेड नेशंस और सम ऑफ दम एज सिक्योरिटी काउंसिल में डिटरमाइन। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बहुत कई तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, राइट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द UN चार्टर, अगेन आर्टिकल डील्स विद द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द इकोसॉक। तो इकोसॉक पे भी बेस्ड आपको क्वेश्चन, एटलीस्ट फंक्शंस, पावर्स और कितने मेंबर्स हैं कंस्टिट्यूट, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। तो इसका जो आर्टिकल है दैट इज 62 एंड 63, वो आपको बताएगा फंक्शंस एंड पावर ऑफ इकोसॉक। ठीक है, तो आर्टिकल 62 और 63 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, ओरिजिनली द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ इकोसॉक। ये देखिए आ गया ना, कितने नंबर्स, कितने मेंबर्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। तो इसका राइट आंसर है 18 मेंबर आपके इकोसॉक में होंगे। ठीक है, okay, so by mistake I said 18, it's not 18, it's actually 54। so economic and social council में आपके 54 members होते हैं। ठीक है ना, आप मतलब इसको ऑनलाइन भी चेक करिएगा और बेयर एक्ट में भी है दैट 54 members are there in economic and social council। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, दैट 69, in which city the United Nations Human Right Council is based। कौन सी सिटी में आपका ह्यूमन राइट काउंसिल है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, पेरिस, लंदन, जिनेवा एंड न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जिनेवा। तो हमें ध्यान रखना है दैट जिनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, मेंबर्स ऑफ इकोसॉक ऑफ UNO आर इलेक्टेड बाय। इनको कौन इलेक्ट करता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO, जनरल असेंबली ऑफ UNO and trusteeship council of UNO and the UN secretariat। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दिस वन।
जनरल असेंबली यानी इकोसॉक के जितने मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? आपका जनरल असेंबली के मेंबर्स। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज फॉर्मली सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। इन्होंने अपना ऑपरेशन वो सस्पेंड कर रखा हुआ है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। बाकी सारे ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं इस समय। जुडिशल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, तो ये तो हमको पता ही है कि इसका जुडिशल ऑर्गन क्या है, दैट इज ये इट वॉज रिटन रॉन्ग, इट इज़ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे ICI लिखा हुआ है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूगोस्लाविया ट्रिब्यूनल और रवांडा ट्रिब्यूनल। तो जो जुडिशल ऑर्गन ऑफ UN है दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने ये भी देखा कि ये वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द UN भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ लोकेटेड एट। अब ये लोकेशंस पे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये भी देख, जितने भी हैं वो आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ देखना पड़ेगा, और करंट इंटरनेशनल इशू में जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग एक्सेट्रा हुई है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कहाँ पे है? आपका हेग, राइट। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, द कोरम ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हमने जस्ट अभी देखा कि इसमें कितने जजेस होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 9। यानी जो एक कोरम होती है उसमें आपको कम से कम 9 जजेस यू हैव टू फिक्स देम। ये फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 है, लेकिन जो कोरम होती है उसमें आपको 9 जजेस रखने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन परसुएंस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका डायरेक्ट आंसर है दैट इज हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 एंड 1907। इसके बेसिस पे द आर्बिट्रेशन, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 76, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस shall consist of 15 members but no 2 members shall be of the same nation। ये किस आपके प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये देखिए किस आर्टिकल में आपकी ये चीज़ कही गई है। आर्टिकल 3 डायरेक्टली आपकी इस चीज़ के बारे में बात करता है कि 2 मेंबर सेम नेशन के नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज जस्टिस नागेंद्र सिंह। ये क्या थे आपके? द फर्स्ट इंडियन थे। और इस समय कौन है? तो जस्टिस दलवीर भंडारी इस समय आप कहाँ हैं? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के जज हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, नॉमिनेशंस ऑफ द पर्सन्स फॉर इलेक्शन एज मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डन बाय। तो इसका जो आंसर है दैट इज द नेशनल ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN, द स्टेट पार्टीज टू द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और अ पैनल ऑफ जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इतने सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर यही होगा, द नेशनल ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, हु कैन बी पार्टीज इन केसेस बिफोर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पार्टीज कौन हो सकती हैं, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस किस तरह के मैटर, मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि आप और हम अपना पर्सनल मैटर लेके ICJ चले जाएं? नहीं। तो उसमें जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज़ है। ठीक, स्टेट मतलब ऐसा नहीं है UP और MP और दिल्ली महाराष्ट्र, ऐसा नहीं। जो स्टेट्स यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इस तरह के, तो ये पार्टीज हो सकती हैं बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, अ डिसीजन of the ICJ has a binding effect on, ठीक, parties alone in that particular case, the states in the similar situation, national courts in the similar circumstance, interveners होगा यहाँ पे, interveners who were not original parties in the particular case। तो आपको ये ध्यान रखना है कि decision of the ICJ binding effect सिर्फ जो parties alone in the particular case हैं उन पे होता है बस, और किसी पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 81, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज़ नॉट बीन लिस्टेड। कौन सा लिस्ट सोर्स नहीं है इन द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ICJ का कौन सा हम सोर्स कंसिडर इसको नहीं करते हैं? तो ट्रिटीज, कस्टम, प्रेसिडेंट एंड राइटिंग्स ऑफ जूरिस्ट। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को नहीं कंसिडर करते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ट्रिटीज और कस्टम्स और राइटिंग्स ऑफ जूरिस्ट, इनको कंसिडर किया जाता है एज अ सोर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, which of the following is applied by the ICJ as subsidiary means for the determinations of rules of law। ठीक है, तो जुडिशियल डिसीजंस को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज सब्सिडियरी मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83,
there has been no change in the number of members of which of the principal organs of the United Nations since its establishment. ठीक है, तो जब से यूएन बना है कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84. इन विच ऑफ द फॉलोइंग the International Court of Justice will have jurisdiction? Any case which the party to dispute refers, all matters especially foreign treaties or conventions in force, all matters in which the Security Council refers to, all matters of the violation of the human rights by the state. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल मैटर्स स्पेशली फॉरेन ट्रीटीज और कन्वेंशंस इन फोर्स. दिस इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 85. Advisory opinion of International Court of Justice is binding on the organization or organ which has requested it, lacks the binding force of a judgment, may be subjected to judicial review and is appealable. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इट लैक्स द बाइंडिंग फोर्स ऑफ अ जजमेंट. जो इनका एडवाइजरी ओपिनियन है ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये बाइंडिंग फोर्स लैक करता है, यानी इस चीज़ में इसका काफ़ी मतलब इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट बाइंडिंग. ठीक है, बहुत बाध्यकारी हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. क्या चीज़? एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. क्वेश्चन नंबर 86. इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट एज टू वेदर द इंटरनेशनल कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन और नॉट, द मैटर शैल बी सेटल्ड बाय. इस तरह का कोई डिस्प्यूट जाएगा कि आईसीजे का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, तो इस तरह का मैटर कौन सेटल करेगा? ठीक, इसके बारे में देखेंगे. सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, डिसीजंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और नन ऑफ द अबव. तो डिसीजंस जो होते हैं आईसीजे के वही इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी किसी के पास ये राइट नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 87. Does United Nations as an organization has the capacity to bring an international claim against a state in the International Court of Justice? इसका डायरेक्ट आंसर आपको देखना है कि बिकॉज यूनाइटेड नेशंस हैज़ अ लीगल पर्सनैलिटी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज मेड ऑन विच डेट? तो यहाँ पे ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आप इसको ध्यान रखेंगे. 10 दिसंबर 1998. ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89. UNDHR वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर. अगेन ईयर की बात करें, किस साल में UNDHR बनाया गया था? तो इट वॉज द ईयर 1948. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन राइट्स डे. ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हम सबको पता होगा कि ह्यूमन राइट्स डे हम 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए उस दिन बताया था ना ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो और 24 अक्टूबर को आपका यूनाइटेड नेशंस डे. नाउ क्वेश्चन नंबर 91. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दैट इज़ 2002. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? 2002. ऑन विच डेट द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज़ कम इन टू फोर्स. नाउ डेट, दे आर आस्किंग द डेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. सो द डेट इज़ 1 जुलाई और ईयर क्या था? 2002. Which of the following is not an organ of the United Nations? तो again economic, ECOSOC, International Court of Justice, Trusteeship Council and World Health Organization. तो World Health Organization UN का is not the organ, right? Next is when was the RIO Rio Declaration? ठीक है, Rio de Janeiro में ये declaration था, very important, on the environment and development made. तो again they are asking the date. Date हमें याद ही रखनी है, that is June 1992. ये सिर्फ यहाँ पे ईयर आपसे पूछा है, तो जून 1992 में ये डिक्लेरेशन की. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर्स ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? NPT जो है उसका कौन सा मेंबर है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहले इजराइल, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चाइना. ठीक है, चाइना इसका राइट आंसर है. चाइना इज़ अ मेंबर ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, राइट. उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 96. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस द सीट इज़ नॉट एट द हेग? इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिनकी सीट जो है वो हेग में नहीं है? ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का तो है ही, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का तो है ही, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, तो इसका भी है. ठीक है, डी इज़ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी.
तो ये इसका जो सीट है दैट इज़ नॉट इन द हेग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विपो बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे आपका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन, इन्होंने इस ये जो आपको बोलते हैं सिविल ऑल एंड पॉलिटिकल राइट्स का जो कोवेनेंट था उसको कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज December 16, 1966। ठीक, डेट आपको, लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो देखेंगे। विच इज़ द 43rd मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ग्रुप? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंडिया। इंडिया वॉज द फर्स्ट 43rd मेंबर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स वॉज मेड बाय द जनरल असेंबली, इसकी भी हमें डेट देखनी है, दैट इज 20 दिसंबर 1993। ठीक, तो देखिए ये पूरे 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ थी जो हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके किसी न किसी ईयर में आपके उत्तराखंड एंड यूपी जुडिशरी में पूछे गए। पूरी 1 घंटे की देखिए ये सीरीज़ हुई। ये 1 घंटे इसलिए एक्सटेंड हुआ क्योंकि मैंने आपको एडिशनल पॉइंट्स भी साथ में जहाँ पे भी रेलेवेंट थे वो बताते चला साथ में, और चीज़ें कैसे याद करनी है, कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें भी मेंशन की हैं। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आपको डेली 100 क्वेश्चन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स पे जिनके सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, वो एमसीक्यूज हम लेके आएंगे। अभी इंटरनेशनल लॉ पे आपको एक और वीडियो मिलेगा, उसके अलावा बाकी जितने लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी एमसीक्यूज हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये जो वीडियोज़ है ना, इनको आप नॉर्मल स्पीड में देखने के बजाय 1.5 या 7.5 या 2x पे भी करके आप फटाफट देख सकते हैं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अगर आप स्पीड में देखेंगे। ठीक है, 2-3 बार भी आप देख लेंगे तो एटलीस्ट यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स, और फिर वही है कि एग्ज़ाम में आप ये क्वेश्चन सही कर देंगे तो स्कोर आपका अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।